लॉन्च होता है तो एक प्रकार का रिसर्च, बिकॉज उस आदमी ने व्हाट डू वी से सोसाइटी की या फिर व्हाट डू वी से सोसाइटी की एक नीड को उसने एनालाइज किया, उस पे बेस्ड उसने कुछ रिसर्च किया, इससे रिलेटेड कुछ प्री एग्जिस्टिंग डेटा या फिर इससे रिलेटेड कोई ऐसा ऑलरेडी जो स्टार्टअप जिसके बारे में है उसका, उससे रिलेटेड ऑलरेडी कोई ऐसी चीज मार्केट में है या नहीं, उसने ये एनालाइज किया। उसके बाद में एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लान या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उससे उसके हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करता गया और आखिर में उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये हेलो, इंडक्टिव रिसर्च आपने बताया अभी, सॉरी, ये इंडक्टिव रिसर्च हुई ना जो आपने अभी पूरा एक्सप्लेन किया स्टार्टअप के बारे में। उन्होंने पूछा था कि एक्चुअली रिसर्च क्या है और रिसर्च का ओके पर्पस क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। पर्पस ऑफ रिसर्च बताए थे अभी इनने जो ओके। बताए थे आई थिंक। यस, सो शैल वी अगर ये हो गया होगा तो डीमेरिट्स और मेरिट्स बता देना, नहीं तो मेरे को बहुत डाउट होगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ क्या इसके। हाँ हाँ हाँ, तो देखो इंडक्टिव का जो इंडक्टिव और इंडक्टिव का दोनों का बता देना। यस यस यस, तो Inductive सबसे and पहले हम inductive। इंडक्टिव का देखते हैं। इंडक्टिव के मेरिट्स में अगर हम देखें तो उसमें हमें बहुत सारा नॉलेज सीखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हमें व्हाट डू वी से प्रैक्टिकली सारी चीजें हैंडल करने को या फिर प्रैक्टिकली सारी चीजें व्हाट डू वी से एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ठीक है, हेलो, बराबर, कुछ नया हाँ हाँ टेक्निक हाँ, लाने के समझ लिए आ मिलता रहा है। है। यस, ये हो गए उसके मेरिट्स। ऐसा है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके लिए जो रिसर्चर है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, उसके पास इस रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। ठीक है, जबकि ऑन बराबर। में सारा उसके मेरिट्स ये है कि हमें सारा डेटा बना बनाया मिलता है, उसमें हमें कुछ नॉलेज या फिर अपना कुछ मेहनत डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि उसका डीमेरिट ये है कि उसमें हमें कुछ व्हाट डू वी से ऐसा नया नहीं प्रायर मिलता। कुछ खुद का ऐसा कुछ हम उसमें ऑब्टेन नहीं करते, उससे हमें कुछ नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि जबकि सारा डेटा बना बनाया है, हमने सिर्फ वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी पेस्ट किया, जस्ट एक जगह से उठा के बोरो किया और दूसरी जगह जाके डाल दिया, तो उसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है, वो एकदम जनरल टास्क है। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इज इट डन? Done. Yes. So now we will be proceeding to the next slide, that is 7 steps of research process. So कोई भी research process हो या किसी भी organization का हो, उसमें ये 7 points ही consider होते हैं। सबसे पहला होता है define research problem। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें 7th सेमेस्टर में एक प्रोडक्ट डिजाइन करना था, तो उससे पहले सबसे पहले हमारा 1.5 महीना जो था वो इसी चीज में चला गया कि हमें एक्चुअली किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ओके, क्योंकि जब हमारे व्हाट डू वी से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जो एसओपी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें ये स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया था कि प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, प्रोवाइडेडली इट शुड हैव सम न्यूट्रिशनल वैल्यूज। तो उस हिसाब से हम कोई भी ऐसा रैंडम प्रोजेक्ट नहीं चूज कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले हमें एक कॉज ढूंढना पड़ा कि हमें ये रिसर्च क्यों करना है, या फिर वो हमें व्हाट डू वी से प्रोडक्ट के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा कि हमें किस प्रोडक्ट पे करना चाहिए। ठीक है, सो जब हमने सभी अल्टरनेटिव्स नैरो डाउन किए, हमने कन्फेक्शनरी के बारे में सोचा, हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में सोचा, हमने बेकरी के बारे में सोचा, हमने मीट पोल्ट्री डेयरी के बारे में सोचा, एंड फाइनली वी नैरो डाउन आवर सर्च टू कन्फेक्शनरी आइटम, दैट इज स्वीट्स। ओके, या तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया था वो था बर्फी, लेकिन बर्फी का एक व्हाट डू वी से हमने एक अपडेटेड वर्जन बनाया था जिसको हम कहते थे हर्बल कोकोनट बर्फी। ओके, सो ये था डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने हमारा जो रिसर्च है उसका एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया और उसके हिसाब से आगे चल के हमने अपना एक प्लान बना लिया। ओके, सेकेंड पॉइंट इज ओवरव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल हुआ कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके बाद में हमें उससे रिलेटेड कोई प्री एग्जिस्टिंग या कोई रेलिवेंट डेटा मिलता है क्या, उसके लिए हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ा। ओके, उसके लिए हमने हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी की हेल्प ली, हमारे मेंटर्स की, हमारे एजुकेटर्स की थोड़ी सी मदद ली कि वो हमें थोड़ा सा गाइड करे इस रिलेटेड।
और हमें थोड़ा सा रेफरेंस मटेरियल उससे रिलेटेड मिला भी, मतलब पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हर्ब्स। जो हर्ब्स हमने यूज किए, एक्चुअली हमने 4 हर्ब्स यूज किए थे उसमें, जिंजर, बेसिल लीव्स, लेमन ग्रास और व्हाट डू वी से मिंट। तो ये जो सारे जो हर्ब्स हमने यूज किए, सबसे पहले हमें उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी पड़ी, इसके कंजम्पशन से किसी को क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये हमें एनालाइज करना पड़ा। उसके बाद में कितनी क्वांटिटी में हमें इन्हें यूज करना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ा। उसके बाद में व्हाट डू वी से ये जो हर्ब्स है इनकी शेल्फ लाइफ क्या है, ये हमें स्टडी करनी पड़ी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर में आती है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर को हम सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं, जिसपे पहले ही थोड़ा सा बना बनाया काम हम थोड़ा सा बोरो करते हैं अपने इसमें, ओके। तो थर्ड पॉइंट आता है इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। जब हमारा ओवरव्यू रेडी हो गया तो उसके बाद में हमने एक एक्चुअल इंफ्रा तैयार किया अपने प्रोजेक्ट का, कि हम किस किस लेवल से जाएंगे, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या फिर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया लॉ इंप्लीमेंट करना हो, तो उससे पहले उनको ये जो रिसर्चर है उसको ये प्रॉब्लम सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करनी पड़ती है, या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में उसको टॉप मैनेजमेंट को कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट एक पैनल को डिजाइन करती है, या फिर उनका एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पैनल होता है जिससे वो सजेशंस फीडबैक्स मांगता है। उसमें भी कुछ लोग उस आइडिया के फेवर में हो सकते हैं, कुछ लोग उस आइडिया के फेवर में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों को कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और उस पे बेस्ड एक डिटेल स्ट्रक्चर्ड प्लान तैयार किया जाता है कि हम इस आइडिया को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट करें। अभी एक एग्जांपल के बेसिस पे दे दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जोजारे सर की क्लास में हमने हावथ्रोन्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसको स्टडी किया, सही है। तो वो जो हावथ्रोन्स का जो स्टडी था उसमें उन्होंने ये एनालाइज किया कि डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर्स है या जो एम्प्लॉयज है, उनके वेजेस में या फिर उनके वर्किंग आवर्स में या फिर उनको कुछ एमिनिटीज या प्रोविजंस प्रोवाइड करने से उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आता है, ठीक है। ये चेक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। और उसके बाद ही वो एक पर्टिकुलर एक उन्होंने एक प्लान तैयार किया और उसके हिसाब से उन्होंने फाइनल कंक्लूजन पे आए, ओके। सो ये हो गया फॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। हाइपोथेसिस मतलब हम किसी भी मतलब अगर हमारा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट करते वक्त या फिर जब वो प्रोजेक्ट इन प्रोसेस होता है, तो हम पहले ही एक अंदाज लगा चुके होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट या तो हमें पॉजिटिव आउटकम देगा या तो निगेटिव आउटकम देगा, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन बना के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, ओके। उसके बाद में आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में अभी हमने बोला कि जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि हम एक प्रॉपर प्लान स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपने प्रोजेक्ट का। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल तैयार करते हैं जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले, ओके। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर जो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को अगर उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर ना जाने भी ना, मैंने सीधा उस पे अगर काम शुरू कर दिया होता तो, या फिर उसका बल्क में प्रोडक्शन कर दिया होता तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। मगर जब मैंने स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश की, सबसे पहले मैंने उस पे कुछ डिस्कशन किया, उसके बाद मैंने उसका ओवरव्यू किया, उसके बाद मैंने उसका मार्केट सर्वे किया, उसके बाद मैंने उसका ट्रायल्स लिया, उसके बाद में मैंने अपने पैनल से उसको वो जो ट्रायल्स किए थे उनको मेरे पैनलिस्ट को दिखाया। उनमें से उन्होंने 3 सैंपल्स को शॉर्टलिस्ट किया, उस 3 में से भी एक शॉर्टलिस्ट हुआ। फिर वो जो एक था उस पे हमने केमिकल एनालिसिस किया, फिजिकल एनालिसिस किया, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, माइक्रोबियल एनालिसिस, वो स्टडी किया। उसके बाद में जो उससे रिजल्ट्स मिले, इन सारे रिजल्ट्स को कंपाइल करके मैंने एक फाइनल डेटा तैयार किया, ठीक है। सो ये सारी चीजें आती हैं डेटा कलेक्शन में। हेलो, Yes, bro, go on. यहाँ तक क्लियर है? Yeah. या सो डेटा एनालिसिस भी मैंने हेलो, ओके। सो डेटा एनालिसिस एंड ट्रायल रन, अभी मैंने मेंशन किया कि ट्राई एक व्हाट डू वी से एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ट्रायल रन्स करनी पड़ती है जिससे हमें पॉजिटिव आउटकम मिले, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये फाइनल स्टेज है। जब
हमें प्रॉपर आउटकम्स मिलते हैं या फिर हमारे पास कोई रिटर्न डेटा होता है, मतलब फिक्स्ड ऐसा प्रायर प्रिसाइज डेटा होता है, और जब हमें पता चलता है कि अब हमारा रिसर्च ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, तो उस स्टेज में हम अपने डेटा को रिपोर्ट करते हैं, या फिर व्हाट डू वी से, हम उसको क्या कहते हैं उसे, एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसको वैलिडेट भी करते हैं। ओके, सो वैलिडेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड एज रिपोर्ट राइटिंग। ओके, इज इट क्लियर? ट्रायल बैलेंस क्या है? ऐसे सॉरी, क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस अभी आपने यूज कर रहे थे वर्ड। ट्रायल रन, ट्रायल रन अभी जैसे जैसे कि मैंने बोला, ट्रायल रन। हाँ रन हाँ, ओके। समझ रहा हूँ। ट्रायल रन अभी देखो, जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो मेरा मैंने जो अपना प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोडक्ट है वो बनाने जब उसका सारा व्हाट डू वी से डॉक्यूमेंटल डेटा मेरे पास में आ गया, और जब उसको मैं एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने लगा, तो फिर मुझे अपना फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो व्हाट डू वी से मेरा एक्सपेक्टेड फॉर्मुलेशन वाला जो प्रोडक्ट है, उसको एक्चुअल एक्शन में लाने से पहले मुझे उस पर कुछ ट्रायल रन्स करनी पड़ी। मुझे अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट अल्टरेशंस करने पड़े, जैसे कि कुछ केसेस में मुझे हर्ब्स का जो ये क्या बोलते हैं, हर्ब्स का जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है या फिर जो वेट है, वो मुझे थोड़ा सा उसमें कम ज्यादा करना पड़ा, या फिर जो बर्फी है, बर्फी में मुझे थोड़ा सा कुछ व्हाट डू वी से शुगर का जो लेवल है, शुगर का जो लेवल या फिर शुगर जो मैं यूज करने वाला था, उसमें मुझे कुछ अल्टरेशंस करने पड़े, या फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट में यूज कर रहा हूँ, उसके भी मुझे फॉर्मुलेशंस अल्टर करने पड़े। जब तक मैं अपने एक फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे उस पे ट्रायल रन्स करने पड़े, टिल आई गेट माय डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। यस, इन सेम केस अगर मैं हॉवथ्रॉन्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूं, तो उनको ये कंक्लूजन पे आने के लिए कि वर्कर्स को या कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर्स को हम कोई भी एमिनिटीज, प्रोविजंस, फैसिलिटीज, बोनस, व्हाट डू वी से रेम्यूनरेशन, या कोई भी ऐसी फैसिलिटीज दिए बगैर भी उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इस कंक्लूजन पे आने के लिए उन्हें सबसे पहले कुछ ट्रायल रन्स लेने पड़े। ठीक है, जैसे कि वो व्हाट डू वी से टेलीफोन एक्सचेंज का आइडिया उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, या फिर जो लेडीज उन्होंने 6 लड़कियां असाइन की थी, उनके वर्किंग आवर्स में उन्होंने अल्टरेशंस करके देखे, उनके वेजेस बढ़ा के देखे, उनको कुछ रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करा के उन्होंने, मतलब इन सारी चीजों से वो एक एक चीज एनालाइज करते जा रहे थे कि इन सारी चीजों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे। ओके, इस चीज को कहते हैं ट्रायल रन। नाउ आर यू क्लियर? यस क्लियर। इसमें ओके, अपन मैं बोल रही थी कि ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो अपन कॉम्पिटिटिव जो मतलब कंपटीशन होता है कुकिंग क्लास का, और जो जज रहते हैं वो जज करते हैं पहले, फिर एक ही कोई मतलब प्राइज मिलता है, पहले ट्राई मतलब इसमें ले सकते कि नहीं एग्जांपल? मैं कहना यस चाह रही यस थी यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कंपटीशन वो होता है। सिर्फ हाँ वो सिर्फ किसी एक पैरामीटर पे उस प्रोडक्ट को जज नहीं करते, वो उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस देखते हैं, उस प्रोडक्ट का टेक्सचर देखते हैं, उस प्रोडक्ट का ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं, उस प्रोडक्ट की टेस्ट को कंसिडर करते हैं, उस प्रोडक्ट की फ्लेवर को कंसिडर करते हैं, उसमें यूज हुए इंग्रेडिएंट्स का जो व्हाट डू वी से एक स्टैंडर्ड है उसको जज करते हैं, और उसी के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट देते हैं। ओके, ओके ओके। यस, सो we are on the last slide. So features of good research study. तो एक good research study Jay, के, yes, hello. Jay, yeah, I have one query. Sorry for interrupting. एक yes, मुझे yes. बताओ कि what is the difference between a trial run and a pilot study? ट्रायल रन में क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने देखो बोला कि मुझे अपना जो पैनल मेंबर्स ने मेरे जो 3 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए। ओके, मेरे जो 3 फॉर्मुलेशन है वो उन्होंने सिलेक्ट किए। ओके, तो वो Okay, तीन yeah. वो 3 शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी पहले मुझे मल्टीपल ट्रायल्स लेनी पड़ी। ओके, Okay, या तो उसको कहते हैं ट्रायल। तो जब वो 3 सिलेक्ट हुई और 3 में से भी एक शॉर्टलिस्ट हुआ, तो उसको कहते हैं पायलट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
मतलब No, I'm not getting it. What is okay, the okay, difference between trial and pilot? yeah, Because I'll I try think to. both have the same scenario and the aim. They are smaller studies or research, and they are Yes, still not conclusive. They are still not conclusive. actually they correlate with each other at a great degree, but still there are some what do we say situations or what do we say उसमें कुछ changes Yeah, होते हैं. please explain example of pilot with example. Okay, so Pilot, what I understand is, suppose if we are going for any hypothesis or if we have come up with some conclusion, then कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, तो एक छोटा सा सैंपल साइज लेकर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. that's what I'm actually trying to settle ना कि देखो ओके अभी ओके मैंने 3 फॉर्मुलेशन सिलेक्ट किए, वो सिलेक्ट करने से पहले भी मुझे बहुत सारे ट्रायल रन्स लेने पड़े ना. ठीक है, मुझे अपना वो जो क्या कहते हैं जो डेसिकेटेड कोकोनट है या फिर जो लिक्विड सिरप है या फिर जो शुगर का स्टैंडर्ड है, शुगर का वेट है, मुझे उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े टिल द टाइम आई गेट माय डिजायर्ड प्रोडक्ट. ठीक है, हेलो, Okay. हाँ, तो ओके, पायलट गेटिंग इट. पायलट जो प्रोडक्ट था वो मेरा वो जो सबसे तीनों में से शॉर्टलिस्ट होके जो एक निकला, वो मेरा पायलट रिसर्च था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? Example of pilot in our related daily life से related example दे सकते हो pilot के, तो easily समझ में आ जाएगा. अभी पायलट से रिलेटेड पायलट स्टडी का जैसे भी example. हम लोगों के मेडिकल प्रोफेशन में मैंने देखा है कि कोई Okay. ड्रग अगर नहीं बनती है तो हो. उसको हम लोग फिर पहले एक छोटे पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं. Yes, absolutely. And then we go ahead and see whether this particular, say for example, iron tablet which is being given for anemia, तो Yes. उसको पूरे पहले ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस करने से पहले एक छोटा Yes. पायलट स्टडी किया जाता है कि 20 Absolutely. पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स आर टेकन, और उनको वो हमने आयरन की टैबलेट दे दिया और फिर उनका देखा कि इनका कितना हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया. Yes, उनको कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग में रखा जाता है. मॉनिटरिंग करके, करेक्ट. It's और क्या फिर इफेक्ट अगर उनमें इम्प्रूवमेंट है, उनको क्या साइड इफेक्ट्स हुए, उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हुआ, वो देखकर फिर उसको और मॉडिफाई किया गया उस प्रोडक्ट को, और फिर Yes. अल्टीमेटली लार्जर स्केल पे मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया गया. yes. अगर उसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल देना हुआ तो फॉर एग्जांपल अगर ले लो कोको कोला. ओके, सो अगर कोको कोला ने इनके सोचा कि उनको अगर कोई एक नया व्हाट डू वी से नया ड्रिंक उनको फॉर्मुलेट करना है या फिर मार्केट में लॉन्च करना है, तो सबसे पहले वो कुछ ट्रायल रन्स लेंगे. ओके, वो ट्रायल Okay. रन्स पहले वो एम्प्लॉइज पे या जो उनके पैनल मेंबर्स है या फिर जो उनका सेंसरी एनालिसिस पैनल, उनसे एक बार वो उस प्रोडक्ट को वो वैलिडेट कर लेंगे. ओके, उनको एक बार वो ट्रायल्स ले उन पे, एंड अगर वो लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं तो वो उसके बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे. ओके, ये हो गया पायलट. Correct. Yeah. Got it. Yeah. Absolutely Yeah. right. Yes. Thanks a lot, Mridula ma'am, for No, supporting thank you my. so much. You're explaining it so well. Yes, thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. So we are at the end of our slide. So features of a good research study. So अभी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारा रिसर्च होता है, इट शुड बी कंप्लीटली क्लियरली हैव अ स्टेटेड पर्पस. मतलब हर एक रिसर्च का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है, और वो पर्पस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम सामने वाले को भी उसकी एक्सेसिबल लैंग्वेज में, उसको फिजिबल लैंग्वेज में उसको वो आइडिया समझ में आए. क्योंकि जब तक उसको वो आइडिया समझ में नहीं आया तब तक उसको यही समझने आएगा कि ये रिसर्च उसके फेवर में है भी या नहीं भी. ओके, सो द थिंग इज हमारा जो भी रिसर्च है उसका जो पर्पस है वो बहुत ही क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, एकदम प्रिसाइज्ड होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ओके, सेकेंड थिंग इज सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन. अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हाट डू वी से किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई आइडिया उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले वो पैनल मेंबर से
सजेशंस लेते हैं, उसमें भी कुछ लोग उस आइडिया के फेवर में होते हैं, फेवर में नहीं भी होते हैं। उसके बाद में उस सबका एक एनालिसिस करके वो एक डिटेल प्लान्स तैयार करते हैं। तो वो जो एक प्रॉपर बिल्डअप है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, या फिर किसी रिसर्च को एक्चुअल फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हम रैंडमली अपने हिसाब से उसमें कुछ चीजें फिट नहीं कर सकते। अगर हमको पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद में द थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इमेंस टाइम। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड कि जो ये रिसर्च है, रिसर्चर को कोई भी रिसर्च परफॉर्म करने के लिए उसके पास सबसे पहले जो मेजर चीजें होती है वो होता है उसके पास एम्पल टाइम होना चाहिए उस रिसर्च को देने के लिए, उसके पास रिसोर्सेस होने चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए, या फिर एक्शन में लाने के लिए। उसके पास मनी की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिसर्च करने के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, सो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज शुड बी मच फ्लेक्सिबल इनफ, जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया कि सोफिस्टिकेटेड तरीके में हमारा रिसर्च होना चाहिए। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या फिर सॉर्ट ऑफ लाइक रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। सामने वाले को भी हम अपना प्रोजेक्ट या रिसर्च एकदम इजीली उसकी कन्वीनियंट लैंग्वेज में या कन्वीनियंट तरीके से हम उसको कन्वे कर सके। इस तरह से इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसको एकदम आसानी से समझ में आ जाए एक्चुअली ये प्रोडक्ट या फिर ये रिसर्च है क्या। नेक्स्ट थिंग इज मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड एथिक्स। हर एक रिसर्च का कोई ना कोई एक एथिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके कुछ प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे वो रिसर्च प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। हम किसी भी व्हाट डू वी से किसी चीज पर हम ऐसा रैंडमली या बिना किसी व्हाट डू वी से प्रिसाइज्ड कंक्लूजन के हम किसी एक व्हाट डू वी से रिसर्च को नैरो डाउन नहीं कर सकते। सो इट शुड हैव सम प्रिंसिपल्स, शुड फैक्ट्स, it should have some ethical background. Okay, and the last point is results of research must be non-biased and neutral. So the thing is कि कोई भी रिसर्च हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्हाट डू वी से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड अगर कोई रिसर्च है, या फिर कोई एक आर्टिकल है जो पॉलिटिकल व्हाट डू वी से थिंक पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे व्हाट डू वी से वर्क करता है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की या फिर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट किसी एक दो के या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में नहीं होना चाहिए। रिसर्च हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, सबको कंसिडर करके रखना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, कम्युनिटी को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर एक क्लस्टर को नहीं पकड़ के रखना चाहिए। वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए और सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। ओके, हेलो, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, clear. Okay. So we have ended up our session, and if anybody have any question, you can ask me. There is only one thing, Jay. Yes, ma'am. In the first point, we say that it must have a very clear stated purpose, right? Okay, yeah. And then we come down to the fourth point and we say should be much flexible. So they are absolutely, I mean, what I feel is, aren't they absolutely opposite to each other? On one end, we are saying it should have a very clear stated purpose. And on the other hand, we are saying it needs to be flexible. So how can a flexible thing have a clear stated purpose? मैम एक्चुअली मेरा ऐसा एनालिसिस है कि जो ये फीचर्स ऑफ रिसर्च जो ये पॉइंट है, ये बेसिकली पर्टिकुलर कोई एक रिसर्च पे नहीं हाईलाइट करता मैम। अभी आपने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, जैसे डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एप्लाइड है, बेसिक है। इन सभी का जनरल है, ये एक अलग एक पर्सपेक्टिव है। हर एक बट रिसर्च मुझे ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब रिसर्च में अप्लाई करते हैं भाई। हाई स्टैंडर्ड एथिक्स तो हर एक में ही होना चाहिए। एवरी रिसर्च शुड बी नॉन बायस्ड एंड न्यूट्रल।
We cannot have a neutral research going on. I mean, a non-neutral research going on. तो ये तो सभी को अप्लाई करेंगे. Yes, 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 absolutely. हाँ. लेकिन देखिए अभी the thing is कि जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, what do we say, जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव कैटेगरी का जो रिसर्च है उसमें हाँ. बेसिकली व्हाट डू वी से, जैसे कि हमने प्रीवियसली किसी का डेटा ऑलरेडी बोरो किया होता है तो पहले ही उसमें उसने बहुत सारा इलेबोरेशन किया होता है या फिर उसने पहले ही उस पे एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना एक डिटेल प्लान तैयार किया होता है. ओके मैम. हाँ, हम So- उसको नहीं बदल सकते. हम सिर्फ उसमें क्या करते हैं कि हम सिर्फ उसमें स्लाइट अल्टरेशन कर लेते हैं. ओके. और हाँ, एड ऑन Yeah. कर सकते हैं हम उसमें. यस, एब्सोल्युटली यू आर हम्म. राइट. तो ये जो फीचर्स है ये जनरली सभी कैटेगरीज के रिसर्च को बाइंड करता है, सभी को हम्म. एक स्टेटमेंट में बाइंड करता है. करेक्ट. यस. सो Yeah, अकॉर्डिंग you are right. statement is for the deductive research, while the fourth point basically deals with the inductive research, जो कि हम grassroots level से start करते हैं. Yes. Yes. It's basically including the points from different kinds of research. Absolutely, ma'am. Absolutely, you are on point. Yes. Very well explained. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. What are you doing, Jay? Ma'am, I have technology. And currently I am working as a assistant research trainee at